नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में बात करेंगे। पर्यावरण और विज्ञान में संबंध जो है वह उनके क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र तक विस्तृत है पर्यावरण, पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है। और साथ ही साथ में इसमें बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ फैक्ट जानेंगे इसमें। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक विज्ञान क्या है, इसमें रसायन विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित है, जीव विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित है, गणित से किस प्रकार से संबंधित है। जितने भी विज्ञान हैं उन सबसे किस प्रकार से पर्यावरण का संबंध है, इनके बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट कर। इसमें पर्यावरण और भौतिक विज्ञान, पर्यावरण और भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान और पर्यावरण कुछ विषय क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जो कि पर्यावरण में पढ़े जाते हैं और भौतिक विज्ञान में पढ़े जाते हैं। जैसे कि पर्यावरण में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ा जाता है, भूकंप आ गया, चक्रवात है, चुंबकीय प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है, क्या है, पर्यावरण में किया जाता है। लेकिन उन जो अध्ययन जो इनका किया जाता है, भूकंप चक्रवात जो आपदाएं होती हैं, इन सब का समाधान कैसे होगा, इनका कारण क्या है, इन सब का स्पष्टीकरण जानने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जो भौतिक विज्ञान है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। उसकी सहायता से ही इसको अपन अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। अब बात करें पर्यावरण और रसायन विज्ञान। पर्यावरण और रसायन विज्ञान का संबंध किस प्रकार से है, तो पर्यावरण से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, ये कई प्रकार की जो घटना होती हैं जो क्या होती हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यदि इनका अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण करना है कि इनका कारण क्या है, इनका बचाव क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, अपन को रसायन विज्ञान जो है इसका स्पष्टीकरण करने के लिए जरूरत पड़ेगी। क्या की रसायन विज्ञान की, कि कौन सी गैसें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को, कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, क्या कारण क्या है इसका। तो इसके लिए रसायन विज्ञान का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसका स्पष्टीकरण रसायन विज्ञान की शाखा से आपको मिलेगा। मानव स्वास्थ्य संबंधी खाद्य पदार्थों की उपयोगिता एवं उसका परीक्षण रसायन विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। जो मानव स्वास्थ्य है, मानव का जो स्वास्थ्य है, जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें किस प्रकार से, जैसे दूध दही बनता हो तो क्यों बनता है, यदि नींबू खट्टा होता तो क्यों, तो इन सब का ज्ञान पाने के लिए आपको रसायन विज्ञान का अध्ययन करना ही पड़ेगा। पर्यावरण के घटकों में मनुष्य का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है, किसको, मनुष्य को माना गया। जबकि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी बीमारियों की रोकथाम आदि के लिए रसायन विज्ञान का होना आवश्यक है। यदि आप रसायन विज्ञान नहीं जानते, कौन सी बीमारी होती है, कौन सी दवाई से कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई प्रयोग की जाएगी, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से वायरस होते हैं, इन सब के लिए आपको पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं कि पर्यावरण और रसायन विज्ञान में किस प्रकार से संबंध है इसमें। अब आगे बात करें इसमें पर्यावरण और जीव विज्ञान। पर्यावरण और जीव विज्ञान में किस प्रकार से संबंध है। पर्यावरण जो भी जैविक घटक होते हैं, जैसे कि जगत है, जीव जगत है, पादप है, जंतु जगत है, जीवों की संरचना है, पादपों की संरचना है, मानव जीवन में उपयोगी जो उपयोगिता है इनकी, पेड़ पौधों की, उनका अध्ययन करना जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। और इस सम का विस्तृत अध्ययन जो किया जाता है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया है। जैसे आप पढ़ते हैं पादप है, पादप का वर्गीकरण हो गया, मानव है, मानवों का वर्गीकरण, तो ये कहाँ पढ़ते हैं आप, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। इसका जो अच्छे से विस्तृत रूप से जो अध्ययन मिलता है आपको कहाँ पर मिलता है, जीव विज्ञान में। लेकिन संबंधित तो पर्यावरण से भी, पेड़ पौधे भी पर्यावरण के अंग होते हैं, और मानव जगत, जंतु जगत भी क्या होते हैं, पर्यावरण का एक अंग होते हैं, घटक होते हैं। आगे बात करें पर्यावरण और गणित। गणित और पर्यावरण का किस प्रकार से संबंध है, तो पर्यावरण के घटक एक निश्चित मात्रा में संगठित रहते हैं, एक निश्चित मात्रा में संगठित रहते हैं एवं आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी मात्रा में कमी असंतुलन की स्थिति पैदा करती है। कैसी, असंतुलन की। यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 0.03% है, ऑक्सीजन की 21% है, यदि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, ठीक है, यदि वो 30% हो जाए तो वायु और शुद्ध हो जाएगी। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़ करके 1% या 2% पहुंच जाएगी तो सेहत के लिए इतना नुकसानदायक हो जाएगा, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसका जो है गणित की दृष्टि से आप इसका संतुलित रूप से आप अध्ययन कर सकते हैं। यह तथ्य गणित की भाषा में उचित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। काय में गणित की भाषा में उचित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। पर्यावरण और सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत उन सिद्धांतों का अध्ययन होता है जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं के वितरण को नियंत्रित किया जाता है, कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीवाणु फैलते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो कृषि के लिए लाभदायक होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है कहाँ पर, सूक्ष्म जीव विज्ञान में। और ये जो विज्ञान है ये भी क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित होता है। अब आगे बात करें सूक्ष्म जो है पर्यावरण और चिकित्सा शास्त्र। पर्यावरण और चिकित्सा शास्त्र, अब मानव
स्वास्थ्य जो है और जो जंतु हैं इनके लिए औषधियों, जड़ी बूटी आदि का अध्ययन किया जाता है। काय में? चिकित्सा शास्त्र में। मनुष्य और जो जंतु हैं उनके जो रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उनके रोकथाम क्या होते हैं, उनके लिए चिकित्सा क्या होगी, इन सब का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? चिकित्सा शास्त्र में। और चिकित्सा शास्त्र के लिए यदि आपको औषधि चाहिए है, जड़ी बूटी चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेगी? पर्यावरण का एक भाग होता है जो वन कहलाता है, वहां से मिलेगी आपको। अब बात करें पर्यावरण और कृषि विज्ञान। पर्यावरण और कृषि विज्ञान एक दूसरे से इतने संबंधित हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों को उनकी उपयोगिता के आधार पर संवर्धन मतलब उसका वृद्धि की जाती है। पेड़ पौधों की उपयोगिता के आधार पर उसकी वृद्धि की जाती है। कृषि विज्ञान एवं उनके उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्व, सुधार की विधियां, मौसम के अनुसार खेती, कीड़ों और रोगों से बचाव के उपाय। कृषि विज्ञान में कृषि से संबंधित उन सब का अध्ययन किया जाता है। पेड़ों में कौन से रोग लगते हैं, उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, कौन सी उसमें खरपतवार नाशी डाली जाएगी, कौन सा उसमें कीटनाशक डाला जाएगा और किस मौसम में वो होगी, किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होगी, कितनी नमी की आवश्यकता होगी, कितनी पानी की आवश्यकता होगी। ये पर्यावरण के अंतर्गत सब आते हैं, लेकिन अध्ययन कहाँ पर मिलेगा इसका? अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से कृषि विज्ञान में मिलेगा। आगे बात करें पर्यावरण और स्वास्थ्य विज्ञान। पर्यावरण और स्वास्थ्य विज्ञान एक दूसरे से कितने संबंधित है? पर्यावरण अध्ययन का सर्वप्रथम उद्देश्य पर्यावरण एवं समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो पर्यावरण अध्ययन होता है, पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है, उसका पहला जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जो मानव होता है, मानव समाज होता है और पर्यावरण होता है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला उद्देश्य होता है पर्यावरण पढ़ाने का। यदि बालक को शामिल किया गया उसके सिलेबस में या कोई पढ़ रहा है कॉलेज में कहीं पर भी, तो पर्यावरण क्यों पढ़ रहा है? ताकि वो पर्यावरण की सुरक्षा कर सके और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, ये भी बताया जाता है। किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जल एवं प्रदूषित वायु का स्वास्थ्य के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, भोजन की कमी के कारण किस प्रकार से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और किसी तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इन सब का अध्ययन स्वास्थ्य विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। अभी प्रश्न देखेंगे आप इसके, तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करें पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान जो है एक दूसरे से संबंधित पर्यावरण संबंधी अजैविक घटकों जैसे कि मृदा, खनन, जलवायु का विस्तृत अध्ययन करने में सहायता मिलती है। कैसे? पर्यावरण के साथ। यदि आप सामाजिक विज्ञान देखेंगे तो उसमें सामाजिक विज्ञान में आपको पाठ्यक्रम में इतिहास भी मिलेगा, भूगोल भी मिलेगा, नागरिक शास्त्र मिलेगा, अर्थशास्त्र मिलेगा। ये सभी के सभी विषय जो होते हैं ये क्या के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और इनका विषय आधार क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। आगे बात करें पर्यावरण और भूगोल। पर्यावरण और भूगोल में किस प्रकार से संबंध है? जब हमारे पर्यावरण की बात सामने आती है, जो आपका पर्यावरण है उसकी बात सामने आती है, ऐसा लगता है कि भूगोल हमारे सामने आया खड़ा। ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहां पर भूगोल आपको ना दिखाई दिया हो। और पृथ्वी के रहस्यों की एक लंबी यात्रा भूगोल ने की है। जो पृथ्वी है उसके कितने सारे रहस्य छुपे हैं ये हमें नहीं पता है। कितने सारे रहस्य छुपे हैं, आप जहां देखो वहां पर एक रहस्य मिल जाएगा। कहां से मिलेगा जी? आपको भूगोल से मिलेगा। जिस समुद्र है, नदियां हैं, जलप्रपात है, रेगिस्तान है, बंजरपन है, खंडहर है और दूर दूर तक फैले इस रहस्य से भरी पथरीली के अलग अलग अध्याय और भूगोल की व्याख्या के बिना इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की शिक्षा अपूर्ण है। यदि आप इतिहास की शिक्षा देना चाहते हैं, नागरिक शास्त्र की शिक्षा देना चाहते हैं, अर्थशास्त्र की शिक्षा देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको भूगोल को समझना होगा। ये सब क्या भूगोल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आप भूगोल में पढ़ेंगे कि पहले इतिहास था तो वहां पर क्या बना हुआ था, कैसी वहां की जलवायु थी। उसके बाद में आप नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे तो नागरिक शास्त्र वहां पर कैसे लोग रहते थे, वहां पर किस प्रकार से अर्थव्यवस्था थी वहां की। तो ये कहां पर पढ़ेंगे आप? भूगोल में। भूगोल जो होते सबसे ज्यादा पर्यावरण से संबंधित होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक जो संबंधित विषय होता है कौन सा विज्ञान है जो कि भूगोल से संबंधित है, तो वो है कौन सा? भूगोल है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। लिखा है पर्यावरण और सैन्य विज्ञान। जल एवं स्थल के पर्यावरणीय चरित्र का प्रभाव युद्ध की रणनीति पर पड़ता है। जो भी युद्ध होते हैं उस पर, चाहे जल हो या फिर स्थल हो या फिर वायु हो, सबकी जो स्थिति होती है, उसका चरित्र होता है, उसके प्रभाव होता है, वो युद्ध क्षेत्र पर पड़ता है। जो योद्धा होते हैं, सेना के जवान होते हैं, वो अपनी रणनीति में चेंज करना पड़ता है उनको कि कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आ रही। वर्षा हो सकती, कोहरा हो सकता है, पवन चल सकती है, तेज जलधारा बह सकती है, तो इसमें सैनिकों को क्या होती है? कोई बाधा आ सकती है यदि वो कहीं पर युद्ध क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका संबंध होता है। पर्यावरण और राजनीति शास्त्र। पर्यावरण और राजनीति शास्त्र जो है देश का सर्व क्षेत्र, जो देश का क्षेत्र, विस्तृत प्राकृतिक और संसाधन, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या का घनत्व आदि कारकों का प्रभाव
उसके राजनीतिक ढांचे, सरकार के स्वरूप और पड़ोसी देशों से संबंध पर पड़ता है। जो भी राजनीति शास्त्र है इसमें इसका अध्ययन मिलता है कि किस प्रकार से वहाँ की राजनीति बदलती है, किस प्रकार से पड़ोसी देशों से संबंध है, किस प्रकार की उर्वरता है वहाँ पर, किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि हो रही, इन सब का प्रयोग कहाँ पर पड़ता है, राजनीति शास्त्र में देखेंगे तो वहाँ पर जरूर पड़ता है। अब आगे बात करें पर्यावरण और इतिहास। पर्यावरण और इतिहास। इतिहास आप जानते हैं कि इतिहास में क्या होता है, जो साम्राज्य के उत्थान पतन का इतिहास देखने से यह स्पष्ट होता है, जो साम्राज्य है, इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य है, उनके उत्थान किस प्रकार से उनका उत्थान हुआ, मतलब किस प्रकार से वो डेवलप हुए हैं, वो किस प्रकार से उनका विनाश हुआ है, ये कहाँ से आपको पता चलता है, इतिहास देखने से पता है। अनेक पर्यावरण दशाएं जो है युद्ध की हार जीत का कारण रही हैं। बहुत सारी पर्यावरण जो है घटनाएं हैं युद्ध का हार जीत के कारण बन चुकी हैं। कई बार बारिश हो गई तो शत्रु है हार गया, नदी तालाब यदि बहुत ज्यादा मात्रा में बहने लगी है, नदी बहने लगी है, तो वहां से क्या है, लोग रुक जाते हैं, युद्ध रुक जाता है। तो ये कारण होते हैं काहे के कि जो आपका युद्ध होता है वो रुक सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो क्या कर सकते हैं, इतिहास इसको आपको देखने को मिलता है, ये सब इतिहास में मिलता है। अब आगे बात करें पर्यावरण और अर्थशास्त्र। पर्यावरण और अर्थशास्त्र में किस प्रकार से संबंध है, तो प्राथमिक क्रियाएं द्वितीयक तथा द्वितीयक क्रिया का आधार होती है। जो भी पर्यावरण है वो प्राथमिक क्रियाएं जो होती है द्वितीयक का तथा तृतीयक क्रियाओं का आधार होती है। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो द्वितीयक क्रियाओं का और तृतीयक क्रियाओं का आधार होते हैं। कृषि वन आधारित व्यवसाय, मत्स्य पालन, खनन आदि आर्थिक क्रिया और व्यवसाय का आधार होते हैं। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा बात करें तो वन जो होते हैं व्यवसाय पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, खनन जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में वहां की भौतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, जनसंख्या का घनत्व जैसे पर्यावरणीय कारण, जो पर्यावरणीय कारण है, जैसे पर्यावरणीय कारकों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। जो व्यवसाय होता है वो डिपेंड करता है वहां की जलवायु कैसी है, वहां पर जनसंख्या कितनी है, वहां पर किस चीज की ज्यादा डिमांड होती है, उसके हिसाब से व्यवसाय किया जाता है। वो उसी के आधार पर वहां की अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरती या फिर बिगड़ती है। पर्यावरण और मानव शास्त्र। पर्यावरण और मानव शास्त्र का किस प्रकार से संबंध है, पवन की अनुकूलता के आधार पर मानव अनेक प्रजातियों में विभक्त होता है। पवन की मतलब जो वायु है, जलवायु है, उसके आधार पर जो मानव है उसकी प्रजातियां हैं अलग अलग जगह पर रहती हैं। मानव शास्त्र इन प्रजातियों के विकास की संरचना और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इन प्रजातियों पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जो भी प्रजाति होती है अलग अलग प्रजाति होती है, कुछ ठंडे प्रदेशों में रहती है, कुछ गर्म प्रदेशों में रहती है, किसी की कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, किसी की कम होती है। तो ये क्या होता है, मानव शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। अफ्रीका में नीग्रो प्रजाति लोग विश्वसनीय उष्णाद मतलब गर्मीले पर्यावरण में लंबे समय तक परिश्रम कर लेता है, किंतु यूरोप वासी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह शीतल में रहने का आदी होता है। जो निग्रो लोग होते हैं वो आपने देखा होगा काले होते हैं, लेकिन क्या होता है वो विश्वत रेखा में उष्ण मतलब गर्मी होने के कारण वहां की जो उनकी इम्यूनिटी होती है, जो काम करने की जो क्षमता होती है, वो ऐसे लोगों से जो शीत प्रदेश में रहते हैं वहां की अपेक्षा अधिक होती है। ये प्रश्न क्या है, सीटेट में पूछा जा चुका है इस प्रकार से। पर्यावरण और समाजशास्त्र। पर्यावरण और समाजशास्त्र का किस प्रकार से संबंध है, मानव समाज की भोजन, वस्त्र और मकान की मौलिक आवश्यकताएं। जो भी मानव समाज है उसकी मौलिक अवस्थाएं जो तीन होती है, भोजन, कपड़ा और मकान। उनके रीति रिवाज, संस्थाएं जो होती हैं जिनकी आवश्यकता की पूर्ति उनके परिवार में विद्यमान संसाधनों से होती है। जो संसाधन वहां पर होते हैं उनके हिसाब से की जाती है, तो वो कहाँ से मिलते हैं, आपको पर्यावरण से मिलते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण विशेषताएं ही उनकी शारीरिक बनावट तथा मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करती है। जो उनकी पर्यावरणीय विशेषताएं हैं वो वहां के लोगों की किस प्रकार की शारीरिक बनावट होती है, किस प्रकार की उनकी मानसिक क्षमता का विकास होगा, वो निर्धारण कौन करता है, पर्यावरण करता है। आपने पढ़ा होगा बाल विकास में, देखा होगा, यदि आपने नहीं देखे वीडियो तो देख लें। उसमें जो देखा है अधिगम और लर्निंग जो देखा है, बालक को जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार का पर्यावरण मिलेगा उस प्रकार से बालक का विकास होगा। तो कौन डिपेंड करता है, पहला जो होता है वो जेनेटिक्स होता है, दूसरा जो होता है पर्यावरणीय मतलब वातावरणीय होता है। मनुष्य का सामाजिक प्रयोग होता है वह भी उसे भौतिक पर्यावरणीय
पर्यावरण की भांति प्रभावित करता है। जो भौतिक प्रयोग होता है वो भी उससे क्या करता है, पर्यावरण की भांति प्रभावित करता है। इसलिए जिन्होंने क्या है एक टिप्पणी की है, समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध है। समाज क्या है, पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने कहा है समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे पर्यावरण और भारतीय संविधान। पर्यावरण और भारतीय संविधान अनुच्छेद 47 में इस बात की व्यवस्था है कि राज्य शिक्षा एवं नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने को अपने प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। जो भी राज्य होगा, जो उसकी जो शिक्षा होगी वो नागरिकों को क्या करेगी, ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा लंबाई में ऊंचा नहीं उठाना, उनके खान पीन रहन सहन, उनकी जो शिक्षा है, उनका जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने के लिए राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा। 1967 में 42वें अनुच्छेद संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट व्यवस्था की गई कि पर्यावरण राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। जो राज्य है वो पर्यावरण संरक्षण का, उसके संवर्धन का प्रयास करेगा और साथ ही वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था भी है, उसके साथ ही कर्तव्य जोड़ा गया है। वह इस प्रकार है, हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसका संवर्धन करे। ये क्या है, एक कर्तव्य है। क्या है, ये कर्तव्य जोड़ा गया पर्यावरण में कि हर नागरिक, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई सरकार ही करे, हर एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन करें, उसकी सुरक्षा करें और उसको बढ़ावा दें। और अगला है इसमें पॉइंट है, झीलों नदियों तथा वन्य जीव की सुरक्षा। उनका यह है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। जो भी झीलें होंगी, नदियां होंगी, वन्य जीव होंगे, उनकी सुरक्षा, उनका यह है कि सभी जीव प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, वन्य जीव हो, किसी प्रकार का प्राणी हो, उनकी रक्षा करना दायित्व है और उस पर उसका दया का प्रभाव होना चाहिए, दया रखनी चाहिए उनको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।